यानी कि यूएस और ईरान ने फैसला किया कि चलो भाई हम लोग, और इतना जो फिगर सिर्फ एक महीना में आया है, इतिहास में इतना बड़ा फिगर आज तक नहीं आया था। एक लंबे समय के बाद शेयर बाजार से रिलेटेड एक साथ पांच गुड न्यूज सामने आ चुका है। अब यहां पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये अभी की सिचुएशन है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। सिचुएशन कभी भी बदल सकती है, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप फटक से कोई नया ट्वीट कर देंगे, सिचुएशन उल्टा हो जाएगा। लेकिन अभी तक जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, कहानी बहुत ही अच्छा दिशा में जा रहा है। पांच गुड न्यूज मार्केट के बारे में एक साथ सामने आ चुका है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा वो 5 गुड न्यूज है जिन 5 गुड न्यूज की वजह से शेयर बाजार में हमें आने वाले समय में काफी अच्छा दिन देखने को मिल सकता है। उन सारे न्यूज को आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वार रुक गया क्या? काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या ईरान, इजराइल और यूएस के बीच वार चल रहा था, क्या वार रुक चुका है? आज की वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ संडे का वीडियो है तो आप सभी लोगों का काफी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब जैसा कि आपको पता है कि मैं हर टॉपिक को काफी स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, तो इस टॉपिक को भी मैं स्टार्टिंग से ही आपको समझाना चाहूंगा। अब आपको पता होगा ईरान और यूएस के बीच जोरदार युद्ध चल रहा था। अब इसी युद्ध को रोकने के लिए एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होता है 1-2 दिन पहले। वो अनाउंसमेंट ये होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, द यूएस एंड ईरान हैव एग्रीड ए सीज फायर, यानी कि जो यूएस और ईरान के बीच वार चल रहा था इतना दिनों से, जिसके वजह से पूरा दुनिया ही परेशान था। अब इन्हीं दोनों देशों के बीच जो वार चल रहा था उसमें सीज फायर का जो अनाउंसमेंट है दोनों देशों ने कर दिया था। अब सीज फायर का मतलब यह होता है कि युद्ध विराम, यानी कि ये जो इन दोनों देशों के बीच वार चल रहा था उस वार को कुछ दिनों के लिए रोका गया है, उसी को बोला जाता है सीज फायर। तो जैसे ही सीज फायर होता है पूरा ग्लोबल मार्केट में भैया खुशी का माहौल आ जाता है, क्योंकि इतना दिनों से पूरा दुनिया इन दोनों के वार के वजह से परेशान था। अब इन दोनों के वार में जैसे ही रुकावट आ गया, सीज फायर का अनाउंसमेंट हो जाता है, तो पूरा दुनिया में खुशी का माहौल आ जाता है। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जिस देश ने इस कहानी में ट्विस्ट को खड़ा कर दिया था। इजराइल ने क्या किया, जैसे ही इन दोनों देशों के बीच सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है उसके तुरंत बाद इजराइल क्या करता है, इजराइल वार अगेंस्ट लेबनान, यानी कि इजराइल लेबनान में भैया जोरदार हमला कर देता है। ध्यान से समझना, पहले यूएस और ईरान के बीच सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है, कहानी वहां तक खत्म है। उसके बाद इजराइल क्या करता है कि भैया लेबनान पर जोरदार हमला कर देता है, और जैसे ही इजराइल लेबनान पर हमला करता है उसके बाद भैया ईरान बौखला जाता है, ईरान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ईरान डायरेक्ट अमेरिका को यह बोलने लगता है कि आपने तो हमारे साथ सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया, उसके बाद इजराइल ने फिर लेबनान पर क्यों हमला कर दिया। अब यहां पे आपके अंदर यह डाउट आया होगा कि इजराइल ने तो लेबनान पर हमला किया है, तो आखिर ईरान इससे रिलेटेड क्यों गुस्सा हो गया? तो ईरान इसीलिए गुस्सा हो गया क्योंकि जबकि लेबनान एक अलग सा कंट्री है, लेकिन लेबनान में एक मिलिट्री ग्रुप है हिजबुल्लाह। अब हिजबुल्लाह जो मिलिट्री ग्रुप है इसको ईरान सपोर्ट करता है, ईरान पैसा वैसा देता है, ईरान इसको ट्रेनिंग वगैरह करवाता है, ईरान उसको हथियार वगैरह भेजता है। किसको भेजता है? हिजबुल्लाह को हथियार वगैरह भेजता है, ट्रेनिंग वगैरह देता है, पैसा वगैरह ईरान हिजबुल्लाह को देता है, और जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान से ही आता है। तो इसी के वजह से ईरान भैया बौखला जाता है। ईरान अमेरिका को डायरेक्ट बोलता है कि आपने हमारे साथ सीज फायर किया, उसके बावजूद भी इजराइल ने क्यों लेबनान पर हमला किया। अब इजराइल का इसका आंसर ये आता है, यूएस और इजराइल मिलकर ये बोलता है कि हमने तो ये डील किया था कि हम आपके यानी कि ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, हमने तो ये डील नहीं किया था कि हम लोग लेबनान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो कहानी में ट्विस्ट देख रहे हो, जबकि इजराइल और यूएस को अच्छी तरीके से पता है कि लेबनान जो है, लेबनान का पूरा कनेक्शन ईरान के साथ है। तो यूएस क्या करता है, दिमाग लगाता है कि ईरान के साथ सीज फायर कर लो और लेबनान पर हमला करो ताकि इनडायरेक्टली ईरान को हानि पहुंचे। यहां तक कहानी समझ गए? नहीं समझे होंगे, एक बार और थोड़ा सा पीछे से देख लीजिएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही ये सब गोलमाल हो जाता है, यानी कि पहले सीज फायर होता है, उसके बाद ईरान बोलता है कि आपने सीज फायर को तोड़ दिया, उसके बाद इजराइल लेबनान पर हमला कर देता है। तो जैसे ही ये सब गोलमाल हो जाता है तो तीनों देश मिलकर एक फाइनल फैसला लेता है। फाइनल फैसला ये लेता है कि भैया अमेरिका, ईरान और इजराइल मिलकर ये फैसला लेता है कि यूएस ईरान टीम्स इन पाकिस्तान फॉर पीस टॉक, यानी कि यूएस और ईरान ने फैसला किया कि चलो भाई हम लोग एक पीस टॉक करेंगे, यानी कि
शांति के लिए बातचीत करेंगे। कहां पर बातचीत करेंगे? पाकिस्तान का इस्लामाबाद में एक मीटिंग रखा गया है। किस दिन मीटिंग रखा गया है? आज का दिन, यानी कि 11 अप्रैल को। अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, पाकिस्तान में तो मीटिंग भैया चल ही रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया इस मीटिंग से रिलेटेड क्या आउटकम आता है, क्या वार रुकेगा नहीं रुकेगा, उससे रिलेटेड क्या आउटकम आता है। तो जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, मैंने गूगल पर सर्च करके ये जानने की कोशिश किया कि इस पीस टॉक में, यानी कि ये जो अमेरिका का प्रेसिडेंट और ईरान का जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पीस टॉक के लिए गया है, तो अभी तक को क्या अपडेट आया है। तो अभी तक तो मेरे को वैसा कुछ अपडेट दिखा नहीं है, यानी कि मीटिंग अभी भी चल रहा है। वैसा कोई खराब या फिर अच्छा खबर अभी तक आया नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस ईरान पीस टॉक बिगिन इन पाकिस्तान, यानी कि पीस टॉक जो है अभी भी पाकिस्तान में चल रहा है। पीस टॉक से रिलेटेड अभी तक तो वैसा कोई अपडेट नहीं आया है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब आप इस वीडियो को देखोगे हो सकता है उस टाइम अपडेट वगैरह आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत कोशिश किया, अभी तक तो वैसा कोई अपडेट नहीं आया है। अब यहाँ पे हम लोग एक खुशखबरी ये मान सकते हैं कि भैया मीटिंग तो काफी समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई नेगेटिव खबर नहीं आया है। नेगेटिव खबर ना आना ही अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। क्या समझा आपने? ये जो इतना बड़ा पीस टॉक चल रहा है, इतना समय से चल रहा है, मैंने गूगल पे सर्च किया, अभी तक वैसा कोई नेगेटिव खबर नहीं आया है। नेगेटिव खबर ना आना ही अभी के टाइम पे बहुत बड़ा खुशखबरी है, ठीक है ना? क्योंकि ये जो वार चल रहा है, ये वार रुकना पूरा ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। क्रूड ऑयल का क्या हालत हो चुका था आपको पता है। तो अभी तक तो वैसा कोई अपडेट नहीं आया है। हो सकता है आप जब इस वीडियो को देखोगे उसके बाद अपडेट आ जाए, और जैसे ही अपडेट आ जाता है मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो में उस अपडेट को शेयर किया जाए, ठीक है ना? उसके बाद एक और बहुत बड़ा खुशखबरी ये है एमपी का डेटा, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, उसका एक डेटा आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च महीना में इंडिया का जो इन्वेस्टर्स है इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है म्यूचुअल फंड में, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 32,087 करोड़ रुपया मार्च महीना में इंडियन इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड एसआईपी में पैसा डाला है। और इतना जो फिगर सिर्फ एक महीना में आया है, इतिहास में इतना बड़ा फिगर आज तक नहीं आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो 26,000 करोड़, 26,000 करोड़, 27, 28, 29, 29, 29, 31, 31, 29, लेकिन 32,000 करोड़ मार्च का जो ये डेटा आया है भैया, इतिहास में आज तक इतना पैसा एक सिंगल महीना में इंडियन इन्वेस्टर्स ने नहीं इन्वेस्ट किया था, ठीक है ना? अब यहाँ पे आप दिमाग लगाकर सोचो, पिछले 1-1.5 साल से इंडियन मार्केट का परिस्थिति कैसा है भैया। नेगेटिव रिटर्न दिया है, उसके बावजूद भी इंडियन इन्वेस्टर इतना ज्यादा ठोक ठोक के पैसा लगाते ही जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जितना ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालेगा, उतना ज्यादा डीआईएस के पास पैसा आएगा, उतना ज्यादा हमारा इंडियन मार्केट स्टेबल रहेगा। इसीलिए तो इतना समय से एफआईएस का इतना ज्यादा बिकवाली होने के बावजूद भी हमारा इंडियन मार्केट उतना भी क्रैश नहीं हुआ है। वरना सोचो, वार चल रहा है, टैरिफ का टेंशन से, ग्लोबल मार्केट से टेंशन आ रहा है, उसके बावजूद भी हमारा जो इंडियन मार्केट है उतना भी नहीं गिरा है। अगर पहले वाला, यानी कि आज से 10 साल पहले वाला इंडियन मार्केट होता ना, आज के डेट में इंडियन मार्केट का परिस्थिति बहुत खराब होता है। क्योंकि पहले लोग इतना म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाते थे। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, हर एक साल का आप डेटा देख सकते हो। पहले 13,000 करोड़, 13,000 करोड़, 18,000 करोड़, ये पहले का डेटा है, काफी साल पहले का डेटा है। लेकिन आज के डेट में एक एक महीना में लोग 32,000 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, जिसके वजह से डीआईएस के पास पैसा आ रहा है, और वो पैसा इनडायरेक्टली मार्केट को बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा डेटा है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। उसके बाद एक और अच्छा खबर क्या है कि रिसेंटली यूएस का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आया, यानी कि इन्फ्लेशन का डेटा आया, काफी ज्यादा अच्छा डेटा आया। यहाँ पे आप देख सकते हो, अनुमान किया गया था 3.4% का आएगा, लेकिन इन्फ्लेशन का डेटा कम होके आया, 3.3% का आया। इन्फ्लेशन का डेटा कम होके आना बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि उम्मीद बढ़ जाती है कि आने वाले समय में अमेरिका का जो फेड है वो रेट कट कर सकते हैं। उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इन्फ्लेशन का डेटा, जीडीपी का डेटा, ये सब अच्छा आता है तो उम्मीदें बढ़ जाती है कि आने वाले समय में रेट कट होगा, और रेट कट होना तो भैया मार्केट के लिए अच्छा ही होता है। देन अगर एफआईएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो लगातार एफआईएस जो है इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो 8,000 करोड़, 2,000 करोड़, 1,700 करोड़, लेकिन काफी समय के बाद एफआईएस ने थोड़ा ही सही लेकिन इंडियन मार्केट में पैसा घुसाया है। थोड़ा ही सही लेकिन एफआईएस का कहीं ना कहीं कमबैक तो दिखा। इतना बुरे हालात में अगर एफआईएस कमबैक कर रहा है, एफआईएस पैसा घुसा रहा है, दूसरी तरफ डीआईएस के पास भी पैसा आ रहा है रिटेल इन्वेस्टर का, इतना ज्यादा एसआईपी बढ़ने की वजह से, तो भैया मार्केट के लिए इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। देन अगर बात किया जाए तो डॉलर इंडेक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन रुपीस का वैल्यू कहीं ना कहीं डॉलर के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि ये ग्राफ जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है। तो कहीं ना कहीं इस तरफ से भी देखा जाए तो इंडियन मार्केट के लिए अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है।
है। क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो यहाँ पर भी क्रूड ऑयल 100 को क्रॉस कर दिया था, जो चीज बिल्कुल भी सही नहीं था। अभी के टाइम पे देखा जाए तो भैया 95.20 क्रूड ऑयल का भाव चल रहा है, तो इधर से भी कहीं ना कहीं कहानी अच्छा ही दिख रहा है। गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड में हमें उतना ज्यादा हलचल नहीं देखने को मिल रहा है। तो फाइनल वीडियो का कंक्लूजन में इतना ही बोलूंगा कि भैया हर तरफ से चीजें अभी तक तो पॉजिटिव हो चुकी है, सिवाय डोनाल्ड ट्रंप का कोई ट्वीट वगैरह ना आ जाए, अभी तक तो चीजें पॉजिटिव है। सिर्फ अभी एक चीज पर पूरा का पूरा कैमरा चला गया है, वो है भैया पीस टॉक, यानी कि ये जो पाकिस्तान में पीस टॉक हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच, पीस टॉक से रिलेटेड क्या अपडेट आता है, क्या वह रुकेगा नहीं रुकेगा, इस पर पूरा का पूरा कैमरा चला गया है। अब देखते हैं पीस टॉक से रिलेटेड कैसा अपडेट आता है, और इसी के ऊपर मंडे का मार्केट पूरा का पूरा निर्भर रहेगा। अगर पीस टॉक से रिलेटेड कहीं ना कहीं अच्छा खबर आ जाता है भैया, बल्ले बल्ले हो सकता है मार्केट का। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव खबर निकल के आता है तो ये चीज मार्केट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहां तक क्लियर है? अगर आपको वीडियो समझ में आया नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हाँ जी समझ में आया। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई कर देता हूं। सबसे पहला सवाल खेत किसान जी की तरफ से आया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या अंतर होता है बताने का कृपा करें। खेत किसान जी बताना चाहूंगा, फ्यूचर्स में होता यह है कि फ्यूचर्स में खरीदार और बेचने वाला दोनों कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी पर पूरा करने के लिए बाध्य होता है। ये फ्यूचर की बात किया मैंने। लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस में खरीदार को सिर्फ अधिकार मिलता है, यानी कि ऑप्शंस में जो बायर है उसको सिर्फ राइट मिलता है, लेकिन बायर के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बायर चाहे तो उसको पहले भी बेच सकता है, यानी कि बायर अगर चाहे तो उस ऑप्शन को पहले भी बेच सकता है, लेकिन ये चीज फ्यूचर में नहीं होता है। तो कुल मिलाकर अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में कौन सा अच्छा है, अगर इसका आंसर आप मेरे से जानना चाहोगे तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि भैया अगर आप नया हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ना आकर आपको स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों मोटा मोटी सेम ही होता है, और बिगिनर्स के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे हिसाब से तो उतना सही नहीं है। सीखने के लिए स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट हो सकता है। जैसे ही एक्सपीरियंस हो जाए, अगर आप पैसा वैसा कमाने लगो, उसके बाद अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हो तो वो अलग बात है। अगला सवाल रूपा रंजन जी की तरफ से आया है, मेरा पोर्टफोलियो 15% डाउन है, क्या करें। आपको मैं ये बात बताना चाहूंगा कि फिलहाल के टाइम पे आपका जो पोर्टफोलियो है 15% डाउन है, आप तो काफी ज्यादा भाग्यवान हो, क्योंकि काफी सारे लोगों का पोर्टफोलियो, लोगों का कमेंट आता है 30%, 40%, 50% डाउन है। तो ये जो आपने बोला कि 15% डाउन है, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्टॉक से या फिर आपने सही टाइमिंग में हो सकता है बाई किया है, इसीलिए इतना खराब परिस्थिति में भी आपका पोर्टफोलियो ओनली 15% डाउन है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इतना बताना चाहूंगा, आपने पूछा क्या करे, तो इससे रिलेटेड बताना चाहूंगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे क्वालिटी के स्टॉक से, ऐसा स्टॉक है जिन स्टॉक्स का फंडामेंटल अच्छा है या फिर अच्छे क्वालिटी के फंड्स है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल अच्छा चीज कमबैक करता ही है। पूरा का पूरा डिपेंड है कि भैया ये वार, अब ये वार अगर रुक जाता है तो 15% का जो आपका ये पोर्टफोलियो डाउन है कभी भी रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर ये जो वार है ये और भी कुछ दिन चलता है तो कहीं ना कहीं आपका जो पोर्टफोलियो 15% डाउन है, इसको रिकवर करने के लिए और कुछ दिन समय लग सकता है। जरूरी ये है कि आपके पोर्टफोलियो में कैसा क्वालिटी का स्टॉक्स है। अगला सवाल फिरोज मलिक जी की तरफ से आया है, एसआईपी के लिए कौन सा फंड अच्छा है। फिरोज जी बताना चाहूंगा, एसआईपी के लिए कौन सा फंड अच्छा है, ये जानने से पहले आप अपना गोल डिसाइड करो कि आपका गोल कितने सालों का है। क्या आपका शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड होता है, मिड टर्म गोल है तो उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड होता है, और अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो उसके लिए अलग सा म्यूचुअल फंड होता है। तो आपका गोल कितना सालों का है वो डिसाइड करके ही, उसके बेसिस पर ही आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। और आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना है, इसको भी जानने के बाद आपको म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड भी होता है, लो रिस्क की म्यूचुअल फंड भी होता है। तो पहले आपका गोल कैसा है और आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना है, इन दोनों को समझकर ही आपको म्यूचुअल फंड के, आपको एसआईपी के लिए म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। आखिरी सवाल एलिशा जी की तरफ से आया है, प्रॉफिट होने पर पैसे कैसे निकालें। तो प्रॉफिट होने पर अगर आपका स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है, उस स्टॉक को बेच दोगे, प्रॉफिट निकल जाएगा। और अगर आपका म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हो रहा है तो म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लोगे, तो आपका जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा। समझ गए ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आज के डेट में अगर आपको घर बैठे खर्चा निकालना है ना, तो एक ऐसा स्किल है, जिस स्किल को सीख लेते हो तो आप घर बैठे खर्चा निकाल सकते हो। उस स्किल का नाम है भैया ट्रेडिंग। तो अगर आपको यह सीखना है कि ट्रेडर कैसे बना जाता है, एक ट्रेडर बनने के लिए कौन सा रोड मैप को फॉलो करना चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। कुछ सवाल है कमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।